हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैस को किस में मिला रहे थे, लिक्विड में। ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, लिक्विड को मिलाएंगे लिक्विड में। ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन को मिलाएंगे लिक्विड में। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब ये हो गया कि अगर हम एक कंपोनेंट ए लें और दूसरा कंपोनेंट बी लें तो दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पिछले बार में था कि जो हमारा बी था, जो सोल्यूट था, वो क्या था, गैस था, और सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था। इस टाइम क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, दोनों लिक्विड है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को समझेंगे। ठीक है। As the solute and solvent molecules are brought together, energy is released because of the attractive force between them. ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट ये होगा और सोल्यूट बी होगा। ये दोनों लिक्विड है। दोनों जब तक अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन बनेगा नहीं, मतलब उसमें मिक्स होगा नहीं। तो उसमें मिक्स होने के लिए क्या होगा, उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है ए और बी के बीच, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा मतलब ये इसके और अट्रैक्ट होगा दोनों, तो इस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी ऊपर भागेगा। ठीक है। तो लेकिन इसमें और भी चीज़ें होती है कि अगर बी और बी रहेगा, बी तो ये दोनों क्या होगा, रेपल होगा। इसमें एनर्जी हो सकता है आए चाहे। तो मतलब अगर हमारा ओवरऑल हम देखेंगे ना, तो ओवरऑल देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि एनर्जी कहीं रिलीज हो रहा होगा, कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे इसमें मिक्सिंग में होता रहेगा। ठीक है। तो the overall dissolution process results either in the evolution of heat or absorption of heat, or energy released in the final step is the same as the energy absorbed in the first two. नेट चेंजेस जीरो। मतलब कह रहा है कि अगर हम पहले इसमें है कि ए और बी मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा, मतलब मिक्स होगा। मिक्स होने में क्या होगा कि एक तरफ हो सकता है एनर्जी रिलीज होगा, एक तरफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों केस में जो हमारा नेट होगा ना, नेट एनर्जी होगा, वो क्या होगा, जीरो। मतलब नेट एनर्जी क्या होगा हमारा, जीरो। मतलब ओवरऑल हमको कुछ भी फील नहीं होगा कि वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। हम उसको इंटरमिक्स करेंगे तो ठीक है। तो जैसे देखिए हम कैसे एनर्जी देते हैं, जब भी आप दो लिक्विड लेते हो, ठीक है, तो दो लिक्विड को पूरा अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सटाइल करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो मतलब मिक्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी हम दे रहे हैं। ठीक है। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब दोनों ए और बी अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एक एनर्जी हम दिए और एक एनर्जी निकल रहा है, तो जो ओवरऑल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। यही बात कह रहा है यहाँ पे। तो ये सारा एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है। नो इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जिसमें क्या होगा कि ना ही एनर्जी निकलेगा और ना ही हमें देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब कह रहा है कि एसीटोन एंड वाटर, मतलब एक है अल्कोहल, दूसरा है वाटर। ठीक है। एक एसिड टाइप का है और दूसरा भी मतलब न्यूट्रल है, वाटर। तो ये दोनों को जब आप मिलाइएगा ना, तो उसमें क्या होगा, हीट निकलेगा। आप जैसे देखिए कि जैसे होता है ना कि आप कभी एसिड को वाटर में डालिएगा ना, तो एकदम बुम सा आवाज आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, एसीटोन। एसीटोन मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल भी एक तरह का एसिड ही हुआ। तो जब इसको वाटर में दीजिएगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है। अब दूसरा है एथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये भी अल्कोहल है, मतलब एसिड टाइप का है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है हमें हीट देना पड़ता है इसमें, तब जाके इंटरमिक्स होता है, नहीं तो इंटरमिक्स नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल मतलब अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। ठीक है। ये भी होता है उसी टाइप का, लेकिन जो इथाइल अल्कोहल होता है वो लेस होता है सोल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू एसीटोन। ठीक है।
ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा। फिर जाकर नेक्स्ट पॉइंट है, ए लिक्विड मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन अनदर लिक्विड। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ए यहाँ ले और दूसरा बी ले, ये दोनों क्या होगा, सोल्यूबल ही होगा। जैसे देखिए पानी और तेल, ऑयल होता है, ऑयल और वाटर को मिलाइए वो मिक्सिबल नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाता है, दोनों का लेयर बन जाता है, तो वो इंटरमिक्सन नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात इसमें भी कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम, अब जो है लिक्विड को लिक्विड मिलाएंगे तो कौन कौन सा कंडीशंस हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि लिक्विड को हम दूसरे लिक्विड में मिलाएं और पूरी तरह मिल गया। हो सकता है कि हम पहले लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाएं और पार्शियली मिसिबल हो। हो सकता है कि जो हम लिक्विड मिलाए हैं पहले लिक्विड में वो एकदम मिसिबल हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो देखिए पहला क्या है, लिक्विड दैट आर कम्प्लीटली भी मिसिबल, मतलब कि वो लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में पूरा मिसिबल हो जाए। तो कह रहा है कि बेंजीन एंड टोल्यून ये दोनों क्या है, नॉन पोलर। अब बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, और ये टोल्यून भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक मतलब इनऑर्गेनिक का थ्योरी है जिसमें पोलर पोलर के साथ मिलता है, नॉन पोलर के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं। देखिए इथाइल अल्कोहल और वाटर, इथाइल अल्कोहल और वाटर, इसमें क्या है, पोलरिटी है, इसमें भी पोलरिटी है, इस वजह से दोनों क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, तो इसलिए नॉन पोलर इंटरमिक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है लिक्विड डेट आर पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल का ये मतलब हो गया कि अगर हम वाटर में कोई चीज़ मिला रहे हैं तो वाटर में मिलाने का मतलब है वाटर क्या है, पोलर है, तो वाटर में वही चीज़ मिलेगा जो पोलर होगा, ठीक है। अब पार्शली मिसिबल है, इसका मतलब आधा मिल रहा होगा आधा नहीं मिल रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो कंपाउंड जिसमें नॉन पोलर कैरेक्टर भी हो और पोलर कैरेक्टर भी हो, तो वो क्या होगा, आधा मिलेगा और आधा नहीं मिलेगा। हमें दिख जाएगा कि आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है। तो ईथर एंड वाटर जो हो गया, तो इसमें ईथर में क्या है, पोलर पोलर कंपाउंड भी है, नॉन पोलर कंपाउंड भी है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पार्शियली मिक्स होगा और पार्शियली सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है लिक्विड दैट आर पार्शियली इमिसिबल, प्रैक्टिकली इमिसिबल। प्रैक्टिकली इमिसिबल का मतलब हो गया कि वो एक दूसरे में मिलेगा ही नहीं, कभी सोल्यूबल होगा ही नहीं। तो एक है बेंजीन और दूसरा है वाटर, वाटर है पोलर, बेंजीन है नॉन पोलर, तो कभी मिलेगा ही नहीं एक दूसरे के साथ। सेम कंडीशन यहाँ भी है, दूसरा में भी बेंजीन और अल्कोहल सेम कंडीशन है। तो यही है कि ये दोनों इंटरमिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिसिबल लिक्विड फ्रॉम थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन विच कैन बी आइडियल और नॉन आइडियल। अब जो ये लिक्विड था, ठीक है, वो या तो आइडियल हो सकता है या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन बना सकता है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन बना है वो या तो आइडियल होगा या फिर नॉन आइडियल, दो ही टाइप का हो सकता है। पहला है आइडियल सोल्यूशन, किसको बोलते हैं। An ideal solution is one in which the molecule attract to one another with equal force irrespective of their nature, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो है ये ए है और ये क्या है, बी है। ये लगा रहा है कुछ 4 न्यूटन का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये भी लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स। तो ये जो है दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों का नेचर हमें नहीं पता कि कौन सा नेचर है, कैसा है, ए का बिहेवियर कैसा है, बी का बिहेवियर कैसा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन का लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का फोर्स बराबर है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन बनेगा ए बी का जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखिए, ए सॉल्यूशन कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स ए बी, ठीक है, विल बी आइडियल वन ऑफ द फोर्सेज बिटवीन ए बी एंड बी शुड बी द सेम, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल हो गया और ए मॉलिक्यूल हो गया, ये बी मॉलिक्यूल, तो इस दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा सेम होगा इस दोनों के बीच, ठीक है। अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होगा। तो यही कह रहा है कि इसके अनुसार जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ये होता है आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशन में हर जगह का फोर्स जो रहता है ना वो सब बराबर रहता है, इसमें कहीं एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा नहीं होता, चाहे इस दोनों के बीच लगे, 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 किसी के बीच भी फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, सारा फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब है आइडियल सॉल्यूशन पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के पास ये सारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारा चीज़ उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए, जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है वॉल्यूम चेंजेज ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। अब कह रहा है कि वॉल्यूम जो चेंज होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि ये देखिए, अगर हम बोले ऐसा कि VA हमारा 2 लीटर है, ठीक है, और VB हमारा क्या है, 2 लीटर है। ठीक है, तो VA प्लस VB क्या हो जाएगा, 4 लीटर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो हमारा जो वॉल्यूम चेंज होगा वो सेम ही होगा, मतलब ये कि VA प्लस VB को आप जोड़िएगा तो V मिक्सिंग आएगा, MIA। ठीक है, V मिक्सिंग 4 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों को जोड़ने के बाद सेम ही आएगा V मिक्सचर। V मिक्सचर का मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सेम ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम A और वॉल्यूम B दोनों को जोड़ने के बाद 4 आता है, लेकिन अगर हम V मिक्सचर का बात करें तो ये हो सकता है 3 आए या फिर 3.99 आए। ठीक है, इस तरह का आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि भी मिक्सिंग जो होता है वो अलग आ जाता है रिजल्टेंट ऑफ VA प्लस VB का। ठीक है, तो यही यहाँ कहना चाह रहा है कि आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर कह रहा है कि हीट चेंजेज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो। अब देखिए, जब वॉल्यूम भी सेम ही है तो हीट जो होगा वो भी सेम ही होगा, जितना लगेगा, जितना इवोल्यूशन होगा उतना ही रिलीज होगा, तो मतलब हीट चेंज भी हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, जो नॉन आइडियल होगा उसमें हो सकता है कि ज़्यादा हो या फिर कम हो। ठीक है, तो देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, अब जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा ना तो उस दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा उस दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि कुछ कंपाउंड हीट रिलीज हो जाएगा उसमें, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जब हीट रिलीज हो जाएगा तो डेल्टा H जो मिक्सिंग है, डेल्टा H मिक्सिंग ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा नहीं, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि सिंपली जो स्पेस होगा ना इसके बीच में, तो सॉल्यूट इसमें आके रह जाएगा, मतलब सिंपली इस दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए मिला और ये बी मिला, मिला के सी बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ए और बी रहेगा, वही जो हम मिक्स करेंगे वही लास्ट में भी ए और बी ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर आपको हो रहा होगा। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स शुड नॉट डिसोसिएट इन द आइडियल सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा इन द आइडियल सॉल्यूशन। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर हम जैसे कि एक हम सोल्यूट मिलाए हैं AB, ठीक है, ये सोल्यूट है हमारा, हम किस में मिलाए हैं, कोई C सॉल्यूशन मिलाए, तो इसको हम इसमें डालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये AB रहेगा तो C जो हम सॉल्यूशन में मिलाएंगे वो AB ही रहेगा, ना कि A और B होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा AB, ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, AB का बॉन्ड हमेशा बना ही रहेगा, यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, तो कह रहा है कि फिर सोल्यूट मॉलिक्यूल शुड नॉट एसोसिएट इन द आइडियल सॉल्यूशन। इसमें फिर ऐसा भी नहीं कह रहा है कि अगर हम C के साथ A और B मिलाए हैं, ठीक है, तो ये AC बन जाए या फिर BC बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जो C के साथ एसोसिएट होगा, तो ना बॉन्ड टूटेगा ना बॉन्ड बनेगा इसमें, यही होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे द रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। जितना भी कंसंट्रेशन होगा, जो भी कंसंट्रेशन होगा उस पे सभी पे रोल्स लॉ फॉलो होगा। अब रोल्स लॉ किसको बोलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बाइनरी मिक्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ
आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जो कि आइडियल सॉल्यूशन वाला लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए ये है, देखिए बेंजीन एंड टोल्यून, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इथालाइन डाइब्रोमाइड एंड इथालीन डाइक्लोराइड, तो ये सारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये सारा वो आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत तो नहीं होगा। अब रॉल्स लॉ किसको बोलते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। कह रहा है कि रॉल्स लॉ में क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा T, मान लीजिए पहला टेम्परेचर है जिस पे हम कुछ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, T, मतलब T कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, टोटल प्रेशर। तो हम एक एक करके ये भी हम समझेंगे रॉल्स लॉ डिटेल में कैसे समझते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल उसका एक ओवरव्यू दिए हैं, लेकिन और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेट ए मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन मोल ऑफ लिक्विड है, ए का मोल क्या है Na और बी का मोल क्या है Nb, और ए का जो सॉल्यूशन है उसका पार्शियल प्रेशर है Pm और बी का पार्शियल प्रेशर Pb, इसका जो वेपर प्रेशर है Pa नॉट और Pb नॉट है वेपर प्रेशर बी का और ए का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसके अनुसार ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो है मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड बी, ऐसा पार्शियल प्रेशर ए जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऐसा हो कह रहा है रॉल्स लॉ। ठीक है, हमने पहले बता दिया। तो ये जो है हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। ये देखिए मोल ए का है अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। फिर जाकर सेम बी के लिए भी है, बी के लिए भी हो जाएगा, तो क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, इफ द टोटल प्रेशर इज पी, अगर टोटल प्रेशर पी है तो टोटल प्रेशर पी का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर बी की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर बी और बी, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉल्स लॉ फॉलो हो गया यहाँ पे। ये जो यही हमारा होता है रॉल्स लॉ से ड्राइव किया हुआ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जब भी आपको निकालने बोलिए जिसमें से वेपर प्रेशर दिया रहेगा और मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो यहाँ से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर कब निकालेंगे, जब एक लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों डिजोल्व हो और दोनों क्या हो, नॉन रिएक्टिंग हो, केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच नहीं हो रहा होगा। नहीं तो ऐसा अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो रॉल्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रॉल्स लॉ कब अप्लाई करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो रॉल्स लॉ है वो कहाँ पे होगा, एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के हर एक रेंज पे रॉल्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, दे शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो जो रॉल्स लॉ से कह रहा है कि वो या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा इसमें उसमें या फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। मतलब हो सकता है कि वो आइडियल कंडीशन से ऊपर हो या फिर आइडियल कंडीशन से लोअर हो। जैसे कि अगर हम ऐसा बोलें कि आइडियल कंडीशन कंसंट्रेशन सी पे है तो नॉन आइडियल कंसंट्रेशन C2 पे हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन C1, या फिर C3 लेस देन C1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है ग्राफ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि ग्राफ का डिटेल बताएंगे, ग्राफ कैसे कैसे बनता है। ठीक है, एक ग्राफ इसमें लेंगे हम ए लेंगे और सॉल्यूशन बी लेंगे दोनों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।